नमस्कार। इतिंक आलाप को बहुत बहुत स्वागत आपण मानकु। केते वर्ष धरी मु कादम्बिनी रे लेखि आसुची। आपण माने देखुथिबे नारी मानक कथा जो माने इतिहास सृष्टि करचंती। इतिहास को माने सृष्टि करंती जो माने संघर्ष करी आगो को जानती अन्य मानक पई मध्य बाट तैयारी करंती। आजी ठीक सेमिति जने नारी सामना रे मु बसिची। बेसी किछि मु केबे कुहे नै आगुरु कहिबि नै मध्य आजी आपण माने तांक सहित कथा हेले जानिबे केते बेसी संघर्ष करिसंती, किभली इतिहास तैयारी करचंती एवं आम समस्तंक पई आगु को आमे जो माने आसुछे समस्तंक पई केते सुंदर बाट तैयारी कर देचंती। से आसंतु आमे समस्ते स्वागत करिबा पद्मश्री दीपा मल्लिक मैडम। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। आपको फोटो में जितना सुंदर देखी थी सामने आप उससे ज्यादा सुंदर हो। अरे थैंक यू। सच्ची में बहुत धन्यवाद। फोटो में जैसे लग रहे थे सामने में आप बहुत क्यूट सी। ओह सो अभी सब लोग आपको देखेंगे। 50 साल की उम्र के बाद कोई आपको क्यूट बोले तो बहुत सच्ची में बहुत मैम, अच्छा सच्ची में लगता है। सच्ची में आप Thank you। क्यूट सी लग रहे हो। बहुत बहुत स्वागत है इतिंक आड़ाप को। आपको आप उड़ीसा आए हैं, बहुत बड़े काम में आए हैं। ऐसे आपको तो सारे के सारे लोग पहचानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको कुछ अलग तरह का पहचानने के लिए कोशिश कर रही हूँ। आपका लाइफ तो फुल ऑफ बहुत सारे आपने कितना डिफिकल्टीज दे के अपने आए हैं, लेकिन सारे वर्ल्ड में आपका परिचय है। मैं खुद को आज मेरा सौभाग्य मान रही हूँ कि मैं आपके सामने बैठ पा रही हूँ। थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू। सच्ची में। थैंक यू। मैम मैं आपको पूछ सकती हूँ कहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ था? देखिए, जन्म तो मेरा बैंगलोर में हुआ। हाँ। माता पिता रहने वाले हैं राजस्थान से। ओ अच्छा। शादी हुई हरियाणा में। अच्छा। लेकिन आज की तारीख में मेरे ससुराल वाले महाराष्ट्र में सेटल हो गए जाके। मेरा भारत महान। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि मैं फौजी परिवार से हूँ। अच्छा। पिता फौज में है और पति भी फौज में है। पति के पिता भी फौज में हैं। मेरे भाई भी फौज में है। तो बहुत ज़्यादा हमारा बचपन में ट्रैवल रहा और अच्छा। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो मैं राजस्थान में नसीराबाद, कोटा में भी पढ़ी हूँ, तो कोलकाता फोर्ट विलियम केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ी हूँ, पूना में भी पढ़ी हूँ, तो जम्मू के पास अखनूर में भी पढ़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष का जो भ्रमण रहा, अलग अलग भाषाएं सीखी, अलग अलग प्रांत देखे। अच्छा। तो बहुत अच्छा एक बचपन गुजरा। मैं छोटी बिटिया हूँ, बड़े भाई हैं। हाँ। और मैं बहुत ज़्यादा बाहर के खेलों में खेला करती थी। बहुत ज़्यादा क्रिकेट बैट हो गया, फुटबॉल हो गया। लेकिन 5 वर्ष की आयु में माँ बाप ने ये देखा कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं बाहर खेलना नहीं चाहती। तो पड़ोस की आंटी ने बोल दिया कि चलो अब ये लड़कियों की तरह बैठ गई है, मतलब जैसे अच्छा। लड़कियों की तरह बिहेव कर रही है। मेरे फादर को वो चीज़ खटक गई। उन्होंने बोला, जब मैंने अपनी बच्ची के खिलौने में, उसके चाहत में, उसकी हॉबी में, उसके कपड़ों में कभी लड़का लड़की नहीं डाला, तो ये बात कहाँ से उठी। और मुझे खुशी है कि मेरे पिता ने वो बात को सीरियसली लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा हाँ वाकई हमारी खेलती दौड़ती भागती दीपा आजकल बाहर नहीं जा रही, खेलना नहीं चाह रही, और इसको इतना शौक है खेल का, तब वो डॉक्टर के पास मुझे लेकर गए कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और फिर इमीडिएट हुआ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। नहीं, हाँ मतलब लेकिन उस वक्त एक्सरे वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा MRI CT स्कैन नहीं था। एक्सरे में तो कोई हड्डी टूटी हुई आती नहीं थी। अब तब कहाँ तो तब तो हम बैंगलोर। लोग जामनगर गुजरात में थे जब पहली बार ये देखा गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर पापा मुझे चंडीगढ़ भी ले गए, वेलूर भी ले गए,
और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, मतलब मुंबई भी ले गए। क्या हुआ पूछने क्या के लिए? हुआ पूछने के लिए, लेकिन कुछ आ नहीं रहा था, ब्लड में भी नहीं आ रहा था, एक्सरे में भी नहीं आ रहा था। लेकिन आपने खेलना धुलना बंद कर हाँ, दिया? मुझे बाहर नहीं जाना था, जैसे एक आलसी बच्चा हो जाता है। अच्छा। तो बोले ये तो दीपा नहीं है। बातों में आलस नहीं था, अच्छा। शरीर में आलस आ रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने पूना का एक पोस्टिंग लिया, वहाँ पे कमांड हॉस्पिटल, आर्मी का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे फिर मेरा ट्रीटमेंट चला लगभग 6-7 महीने। वो लोग सोचे मेरे को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है या टीबी मेनिंजाइटिस है। तो बहुत जैसे छोटे बच्चे की रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के वो लोग टेस्ट करते थे इन्फेक्शन देखने के लिए। मुझे याद है कि मेरे पूरे हाथ नीले ही रहते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड टेस्ट होता था। कभी एक्सरे भी वो करते थे तो डाई डाल के करते थे। फिर मुझे छोटे से बच्चे को याद है कि वो चूने का पानी पिलाते एक वो एक्सरे लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ों से मैं गुजरी, बहुत रोती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि चलना फिरना बंद ही हो गया, बिस्तर पे ही पड़े रहे। लेकिन तब तक कुछ कॉज मालूम नहीं पता चल रहा था। और ये जो हम कह रहे हैं ना, लॉकडाउन में लोग घर में बैठे, पेंडेमिक में, कोरोना में, मैं एक ही अस्पताल में एक ही बिस्तर पे लगभग 9-10 महीने पड़ी रही, तो जिसमें कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है। अब आप सोचिए कि 9-10 महीने एक बच्चा एक ही अस्पताल में पड़ा रहे, तो वो माँ बाप का रूटीन, मेरे बड़े भाई का रूटीन, माँ का आना जाना। लेकिन 9 महीने उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। बहुत सुना, देखिए तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझ आता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई हूँ तब मुझे पता लगा कि मेरी माँ अक्सर कोने में क्यों रो देती थी। कोई मिलके जाता था, उसके बाद मम्मी क्यों रो देती थी। बाद में समझ आया, लोग बोला रहे ये तो लाश हो गई है, अभी क्यों इस पे समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी जिंदगी शुरू करो, छोड़ दो, बच्ची को जाने दो, मतलब ये गुजर जाए तो ठीक है, जिंदी भी रह गई तो एक लड़की है, इसका क्या करोगे। एक मानसिकता। और मैं आपसे 1975 की बात कर रही हूँ, अब तो हम 21वीं सदी में बैठे हैं और बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन वो वक्त ऐसा था, तो पिताजी को भी बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी। एक उनके यूनिफॉर्म का सेट तो अस्पताल में ही रहता था, गेम ड्रेस, ट्रेनिंग का ड्रेस, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि घर जाने का मौका नहीं मिलता था। तो एक कोना पूरा तो फैमिली लाइफ पूरा इधर उधर बिल्कुल सबका। बिल्कुल। तो वैसा बचपन गुजरा। और फिर इलाज हुआ, पता लगा डॉक्टर्स का, लकीली उनको लगा कि एक और एक्सरे होता है, माइलोग्राम एक्सरे, तब तक उसकी टेक्नोलॉजी आई, वो किया तो स्पाइनल एरिया में ब्लॉकेज मिला। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद अंदर जब खोला गया तो एक सिस्ट मिली, फिर वो सिस्ट को उन्होंने रिमूव किया। लेकिन वो सिस्ट रिमूव होने के बाद सेंसेशन थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा। अच्छा। और क्योंकि मैं 1-1.5 साल से चली नहीं थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत थी। तो वो रिहैबिलिटेशन भी जो हुआ, वो और 1-1.5 साल अस्पताल का मेरा टेन्योर रहा। मतलब उसी में पिताजी पढ़ाई कराते थे, उसी में हमारी स्कूल से वो लेकर। देखिए अब सुनने में कहानी लगती है, लेकिन जीने में अगर आप एक बार आंख बंद करके, और मुझे लगता है कि अब लोग उसको रिलेट करेंगे, क्योंकि खुद कोरोना में, पेंडेमिक में वो बंद के एक कमरे में रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंधन कैसा होगा जब आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी त्योहार में जा नहीं पा रहे हैं, शादी ब्याह में आप शामिल नहीं हो रहे हैं। छोटी बच्ची फिर मेडिकल में। हाँ, तो माँ बाप की भी लाइफ आप देखिए। और अगर मैं 5 साल की रही हूँ, मेरा भाई 7 साल का रहा है, तो माता पिता की उम्र भी यंग ही होगी। नेचुरली वो भी तो एक यंग कपल थे। उनके अपने लाइफ में कितना बड़ा एक ब्रेक आया। तो यंग डेज में जब आपको आप मिलते हैं दोस्तों के साथ, पिकनिक्स पे जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ हमारे घर में। और रिहैबिलिटेशन की जो मेरी एक्सरसाइजेज होती थी, उसमें जो कैलिपर वगैरह बांधते थे, चेस्ट में जो ब्रेस बांधते थे, बॉडी स्ट्रक्चर को सीधा करने के लिए कि बोन में डिफॉर्मिटी ना हो जाए, इसलिए मेरे को ब्रेस पहनना पड़ता था।
तो वो जो ब्रेसेस था उससे भी बहुत एलर्जी होती थी, प्रिकली होती थी, दर्द होता था। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया होगा। लेकिन मैंने सबसे जो बड़ी सीख थी ना, वो मैंने उसी बीमारी में सीखी। पहला मैंने सीखा परिवार क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है। सब टीम के मेंबर मिलते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरी चीज मैंने सीखी कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। लोग मुझे आज भी पूछते हैं, दीपा जी इतना कुछ कैसे कर लेते हो। तो ऐसी बहुत चीजें देखी। तो त्याग सीखा कि त्याग की भावना क्या होती है। फिर पैसे को संजोना सीखा, क्योंकि बहुत सोच के पैसा खर्चते थे कि अब इलाज में और कितना लगेगा। और जब मुझे एक्सरसाइज कराते थे तो एक और लेसन सीखा कि अपने आप को हर दिन बेहतर करना कैसे है। आज 2 मिनट खड़े हुए हैं, कल 4 मिनट खड़े होना है। आज 4 कदम चले हैं, कल 10 कदम का प्रैक्टिस करना है। तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस, कंटिन्यूअसली मेहनत, कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज, एक गोल को अचीव करने के लिए। गोल पॉजिटिविटी चलना क्या था। है वो आपसे सीखना चाहिए। तो जो वो सकारात्मक चिंतन हम बोलते हैं, बहुत कुछ। तो मैं अगर मुड़ के देखूं तो मुझे जो सबसे कष्ट वाला समय कहते थे कि हमारे परिवार पे गुजरा है, उसने हमको बहुत बेहतरीन तरीके से आपस में जोड़ा, एक बहुत अच्छा परिवार बनाया। हम बहुत ज़्यादा दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम बहुत मेहनती हैं। वो कहते हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव नज़दीक से देख लिए थे। और मेरे पिताजी का आखिरी साल था जीवन का, वो जब आईसीयू में थे और उनको ब्लड कैंसर से वो चले गए, अभी नहीं रहे। लेकिन उनके आखिरी शब्द मुझे याद हैं कि मैं बहुत खुश इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को एक ही साल में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। मुझे अच्छा। पद्मश्री मिला, मेरे भाई को सेना मेडल मिला फौज में। अच्छा, तो बोले मैंने वो क्वालिटी अपने बच्चों को दी है कि रोज मेहनत करो और बहुत बड़ा अपने आप। सेटिस्फेक्शन उनके लिए। तो ये सीखा, ये ऐसा बचपन गुजरा मैडम। आपका उधर लगभग 3 साल चला गया उसमें? 3-4 साल उसमें चले गए 3-4 जी। साल। उसके बाद मैं चली, फिर मैं वापस अपना भागी हाँ। दौड़ी, मैं जगह फिर जगह पढ़ाई शुरू कर दिया पढ़ाई आपने? पढ़ाई फिर सब मेरी मिस नहीं हुई, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल से ही फिर गोदी में लेके जाते थे, मैं एग्जाम देकर आती थी। पढ़ाई पूरी घर में पापा कराते थे। फिर अ, नॉर्मल लाइफ आपके तो उसके बाद बिल्कुल, में उसके हो बाद गया। तो ऐसा था कि याद ही नहीं रहा कि कुछ हुआ भी था। हाँ। बस पीठ पे एक निशान था, हाँ। और वो भी कभी कोई ऐसे, हम जैसे स्विमिंग करने गए, कॉस्ट्यूम पहना है, तो किसी को दिखता था तो पूछते थे, अरे तुम्हारे पीठ पे दाग क्यों है। बाकी बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ आपका कुछ भी और कुछ कुछ ऐसा दिक्कत नहीं नहीं? रहा, बिल्कुल नहीं फिर रहा। पढ़ाई चलता गया आपका पढ़ाई पूरा? चली, खेलों में वापस, जैसे कॉलेज में बास्केटबॉल खेले, मैं बहुत लंबी हूँ, खड़ी होती हूँ तो 5 फुट 9 इंच मेरा हाइट था, तो ऑटोमेटिकली चलो जी तुम वॉलीबॉल खेलो, तुम ये खेलो। खूब बास्केटबॉल भी खेला। और फिर मोटरसाइकिल वगैरह चलाने का हाँ, आप बहुत तो बहुत कुछ करते हैं। मोटरसाइकिल वो सब तब हुआ था? मतलब जब मैं बड़ी हो रही थी तो बहुत एक शौक हो गया कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगी, मैं ये करूंगी। लेकिन तब चलन नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था। आजकल तो आप गूगल करिए, आपको सब पता चलता है। हाँ। सोशल मीडिया नेटवर्क में इतने सारे ग्रुप्स जुड़े हैं, आपको सब पता चलता है। आप स्विमिंग भी करते थे, स्विमर भी बोलते एक्चुअली क्या है कि जब आप फौजी कंटोनमेंट में बड़े होते हैं, आपको हॉर्स राइडिंग भी बढ़िया मिलता लाइफ है, है, मुझे अच्छा आपको, लगता है। हाँ, आपको हॉर्स राइडिंग, हाँ। लॉन टेनिस। डिपेंड ये करता है कि आपके पास चीजें सब हैं, कितने लोग हैं जो निकल के इस्तेमाल करते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी ने हमको बहुत फोकस किया कि आप आउटडोर करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। वैसे भी मेरे लिए एक्सरसाइज करना एक बहुत जरूरी हो गया था। उनको लगता हाँ। था ये 4 साल नहीं चली है और अब नहीं खेलेगी तो कमजोर ना हो हाँ। जाए। तो खूब खिलाते थे मुझे, तो हॉर्स राइडिंग भी किया, स्विमिंग भी सीखा। उसके बाद कुछ मेडिसिन लेना भी जरूरत नहीं? कुछ भी जरूरत नहीं कुछ समझा, नहीं था? नहीं। मेरा तो मैंने देखा है, लोग माएँ घी डालती हैं लड़कों की चपाती के ऊपर और अपने लड़कों को बादाम खिलाती हैं, लेकिन पूरी जिंदगी मैंने देखा मेरे माँ बाप ने कभी काला चना भिगोया, उसको पीसा, उसको आटे में गूंथा
मेरी रोटी बनाई, भाई की ना बने मेरी रोटी जरूर बनती थी। भाई बादाम खाए ना खाए, मैं बादाम जरूर खाती थी। और मुझे लगता है वो मेरे को आज तक वो ताकत है। हाँ। कितना पॉजिटिवली आपने सबको मैंने पूरा घुमा फिरा के एवरीथिंग पॉजिटिवली एंड करते हो आप, तो बहुत है। उसके बाद कॉलेज में गए और इंग्लिश ऑनर्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मेरी हस्बैंड से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिल दे के मना लिया कि मैं उन्हें पता था कि इसका कहाँ सबसे पर मुलाकात हुआ? कॉलेज में? बबीना, आप मानेंगे नहीं, इतना छोटा सा कंटोनमेंट है वो, मतलब झांसी से 17 किलोमीटर, छोटा सा एक, तब तो इतना छोटा था जैसे 1 स्क्वायर हाँ। किलोमीटर का आर्मी कंटोनमेंट था। अच्छा हमारे फादर वहाँ पोस्टेड थे। अच्छा। तो कॉलेज की छुट्टियों में मैं जाती थी, वहाँ मुलाकात हुई क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स के शौकीन है। तो अच्छा। वो भी स्विमिंग, मैं स्विमिंग जाऊँ तो स्विमिंग में मिल जाते थे, मैं बैडमिंटन खेलने जाऊँ तो वो बैडमिंटन खेल रहे होते थे। तो ऐसे देखा कि अरे इसको तो खेलने का बहुत शौक है, मगर इसको भी खेलने का शौक है, प्लस उनको भी मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। तो कुछ वो हमारे जो हॉबीज हैं मिल जाता वो था। मिल गए थे। हाँ। और उन्होंने भी पहचान लिया कि ये हॉबीज वाली लड़की है। तो वो आर्मी बैकग्राउंड उनका भी था, हमारा भी था। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऑपोजिशन हुआ या भाग के शादी करी, बट हाँ मोटरसाइकिल की शर्त जरूर रखी थी, कैसे? मोटरसाइकिल दोगे तो शादी करूंगी। सो नाइस। तो मैंने दहेज लिया है, दिया नहीं है। सो नाइस। नाइस। कहते ना कि लड़के की शादी में कौन सा गाड़ी दोगे, यहाँ लड़की की शादी में पहले मोटरसाइकिल दोगे तो लड़की आएगी। सच्ची में? हाँ, और उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल खरीद के भी दिया और फिर हमारी शादी हुई। और जो मेरी सहेलियां डॉक्टर बन रही थी हाँ। या इंजीनियर बन रही थी, 5 साल की पढ़ाई, वो बोले यार तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। आप तब प्रोफेशनली कुछ शुरू? कुछ नहीं किया था, ना। मैंने बस पढ़ाई करी और शादी करी। हाँ। प्रोफेशनली अगर उस वक्त नॉलेज होती तो मैं रेसर बनी होती, लेकिन तब इतना नॉलेज नहीं था और इतना हाँ। एक्सपोजर नहीं था। कितने साल में शादी हुआ? बहुत छोटे आफ्टर में, ग्रेजुएशन? हाँ 20 साल में हो गया। ओह सो नाइस। हाँ अच्छा, भगवान जो किया हाँ, अच्छी 20 की साल है। में शादी हुआ और शादी के फर्स्ट 1.5 ईयर में बिटिया हुई, अच्छा। देविका। हाँ। और देविका हुई तो जब वो चलने लगी ना, तो जब वो चलती थी तो क्योंकि मेरा बचपन मुझे चलते हुए याद नहीं था, तो मुझे याद है मैं उसके लिए ढेर सारा पायल खरीदती थी, क्योंकि वो चलती थी तो छन 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 ऐसे आवाज आती थी। तो वो उसका पायल के घुंघरू में मैं अपना बचपन जीती थी। लेकिन मैम एक गलती हुआ हमसे, एक दिन घर का दरवाजा खुला रह गया और वो रोड पे चली गई और रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ? एक अचानक मोटरसाइकिल वाला मार के गया और उसको हेड इंजरी हुआ। हेड इंजरी होने से उसका लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया। तो अरे बड़ी कितना बिटिया साल हुआ था? 14 महीने की लड़की थी देविका। और फिर देविका को लेके हम वही पूना कमांड हॉस्पिटल में चले गए, क्योंकि जहाँ मुझे विश्वास था, हम भी फौजी थे, और वही न्यूरोलॉजिकल वार्ड, वहीं पे वो बच्ची एडमिट, और वो चल नहीं रही। दूध पीना भी छोड़ दिया क्योंकि मुंह का ये साइड ऐसे लटक गया था, क्या तो ट्यूब भगवान से का। उसको, तो वही चाइल्ड का वार्ड, वही न्यूरो पैरालिसिस, वापस वही। अरे और बहुत ऊपर वाले से पूछा फिर क्यों, मैं क्यों। हाँ। तो वो दूसरा लॉकडाउन जिंदगी का आया। और हैरानी की बात है, ये महिलाओं का कार्यक्रम है। मैं महिलाओं से बहुत निवेदन करूंगी इस कार्यक्रम से कि हम लोग, महिला महिला के लिए एकदम से बोल देती है। मेरे को, मैं बताऊं, जितना भी मेरे लिए नकारात्मक विचार आया है वो महिलाओं से ज्यादा आया है। हाँ? माँ की बीमारी बेटी को लग गई, और बात आप देखिएगा कि लगभग मैं 5 साल पे हुई थी, मेरी बिटिया, तो 15-16 साल हम दोनों में गैप था, मतलब पैरालिसिस होने में। लेकिन 15-16 साल में सोच कुछ भी नहीं बदली थी। जैसा मेरी माँ रोती थी वैसे वैसे मैं रोने आपको भी लगी, रोना पड़ा? क्योंकि मुझे भी यही बोल दिया गया कि जिंदा लाश को लेके क्या करोगे। लेकिन वो बिटिया मेरी आज
मैं बहुत गर्व से कहती हूँ, किड्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है और यहाँ पे खेलने आई हुई है। तो हम 2 माँ बेटी, एक ही घर में 2 हैं माँ बेटी, और हम दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं और खेली हैं। मैं तो खैर अब प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रही हूँ, लेकिन अगर मैं ग्रां प्री एरिज़ोना यूएसए की बात करूँ तो हम दोनों इकट्ठे देश में खेलने गए थे। हम चाइना ग्रां प्री की बात करूँ तो इकट्ठे खेलने गए थे। और हाल ही में मेरी बिटिया T37 कैटेगरी में खेलती हैं, क्योंकि उनका एक साइड थोड़ा सा कमज़ोर है, और वो अभी एशियन गेम्स का जो MQS है उसको क्वालिफाई करके आई है। लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया था। सडनली माँ बनने के बाद और अपनी बेटी को तकलीफ में देखने के बाद मुझे मेरी बचपन की बीमारी का गुस्सा खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगा ईश्वर ने मुझे तैयार किया था कि आगे तेरी जिंदगी में ऐसा होना है, तो तू तैयार हो जा, तुझे एक बच्ची को पालना है। तो वो हिम्मत से मैंने उसको पाला, जिस हिम्मत से माँ बाप ने मुझे पाला। और अगर मेरे माँ बाप एक लड़की को नहीं ठीक से पालते तो मैं कहाँ होती। तो उतनी ड्यूटी मेरी थी कि मैं अपनी लड़की को उस ढंग से पालूं, और ऐसे ज़िंदगी आगे बढ़ी मैम। फिर बड़ी बिटिया के बाद एक और बिटिया हुई। सो देविका के बाद अंबिका आई। जो बॉन्डिंग दोनों का हुआ, जो एक्सरसाइजेज हम उसको डॉक्टर के कहने पे कराते थे तो बच्चा रेजिस्ट करता था, लेकिन अपनी बहन के साथ खेलते खेलते उसने अपने हाथों को उठाना शुरू कर दिया और अपना थोड़ा बहुत बॉडी उसका बेटर हुआ। दोनों के बीच में अंतर कितना? 4.5 साल। अच्छा। हमने थोड़ा सा गैप रखा क्योंकि हमें इसको देखना था, संभालना इसको संभालना था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता मैम। अच्छा। हाँ, तो नेवी क्वीन बनी थी मैं, और मैं बड़ी खुश थी। जैसे जीवन में आपको अच्छा लगता है, बच्चा भी थोड़ा ठीक हो गया था, हालांकि हाँ। उसका लेफ्ट हैंड सीधा नहीं होता, पर फिर भी क्योंकि हम लोग अक्सर राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, वो राइट हैंड से लिखती थी और चलने फिरने भी लग गई थी। थोड़ा हाथ में ही डिफेक्ट थोड़ा सा था। वो लड़की पूरी ज़िंदगी फर्स्ट आई है, तो उसका ऑलमाइटी हैज़ बीन वेरी काइंड। और जब बॉडी भी अपनी अच्छी लगने लगी कि हाँ चलो 2 बच्चे हो गए, टेंशन खत्म हो गई, मैं सुंदर भी लगने लग गई, मेरे ट्यूमर्स वापस आ गए एट द एज ऑफ 29। एट द एज ऑफ 29। तो 1999 में इधर कारगिल वॉर की लड़ाई थी। सिम्टम हुआ? सिम्टम ये हुआ कि मैं झुकती थी तो चक्कर आता था। जैसे बच्चों का शू लेस टाई करना है, छोटी बेटी 3 साल की है, उसको गोदी उठाना है, तो नीचे से जब उठा के ऊपर तो एकदम बैलेंस छूटने लगा। सीढ़ी चलते चलते एक सीढ़ी छूटने लगी, तो अब मैं ऊपर देख के चल रही हूँ, नीचे पता ही नहीं है कि लेग उठा नहीं, और मैं गिरने लग गई बार बार। फिर बैक एक होने लगा, बच्चे को गोदी लेके बैलेंस नहीं होना, फिर हील पहनना छोड़ दिया, फिर साड़ी पहनना छोड़ दिया, और लकीली तब तक MRI आ गया था। तो MRI में तो 5 मिनट में उन्होंने बता दिया, 5 मिनट में दुनिया बदल गई। ऐसा वक्त जब हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे, तो वो साथ में नहीं थे, और उन्होंने बोला कि अब हम 1 हफ्ते के अंदर आपका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि अगर ये ट्यूमर बर्स्ट हो गया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा फिर शायद, और दोबारा आया है तो कैंसर कितना है क्या है ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। तो उन्होंने मुझे दिल्ली RNR हॉस्पिटल भेजा। 3 जून 1999 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से पहले नहीं आए थे? नहीं, वो तो लड़ाई में थे, कोई मतलब ही नहीं था। और वो 7 दिन, वो पिक्चर आई थी ना एक, वो 7 दिन तो वो जो 7 दिन थे ना मैम, वो पूरी जिंदगी को डिफाइन करके चले गए। और मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ, किसी भी परिस्थिति में अगर मनस्थिति सही रही तो आप कुछ भी झेल सकते हो, बस मनस्थिति सही रखनी है। और शायद बचपन की ट्रेनिंग थी, फिर बिटिया की बीमारी की ट्रेनिंग थी, तो मुझे लगता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम और बेहतर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हिम्मती बन के उभरते हैं। तो इस वक्त दिल और पत्थर का बन चुका था, तैयारी अच्छी थी, और मैं बार बार हर स्टूडेंट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को,
हर टीम को यही कहती हूँ, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है ना तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है। सर्जरी भी मेरी कम से कम 20-25 घंटे की सर्जरी बता रहे थे, रोबोटिक सर्जरी बता रहे थे, क्योंकि रीडू सर्जरी थी। अब उसमें कितना होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मैंने सारी लिस्ट बनाई थी किस बक्से में, वैसे भी फौजी लोगों को आदत होती है। मैंने अपनी साड़ियाँ, महंगे कपड़े पैक कर दिए थे कि मुझे पता था अब तो साड़ी वाड़ी कुछ दिन नहीं पहन सकते। फिर जो जेवर था वो सारा इकट्ठा करके बैंक के लॉकर में डाला, क्योंकि अब हस्बैंड भी लड़ाई में थे, मैं भी हॉस्पिटल चली गई। तो फिर मैंने माइक्रोवेव खरीदा, क्योंकि माइक्रोवेव में बिना फायर के आप खाना गर्म कर सकते, बटन छोटी चला के। बच्ची तो तब बहुत छोटी होगी। 3 साल की थी, 3-3.5 साल की थी। फिर स्कूल में टीचर को मिले, एक हॉस्पिटल से बेड लिया, फ्रेंड के हॉस्पिटल से, वो ऊपर नीचे होने वाला। वाटर जेल, एक मैट्रेस आता है, गद्दा, हाँ, वो प्रेशर सोर के लिए, वो पहले ही खरीद लिया, क्योंकि खरीदेगा कौन बाद में, सब तो लड़ाई में है। पिताजी फौजी, भाई फौजी, पति फौजी, आएगा कौन छुट्टी लेके। तो इस तैयारी के साथ मैं गई मेडिकल। हाँ, अकेले। अकेले। दोनों बेटियां छोड़ी मम्मी के पास, मम्मी जयपुर में, और मुझे आज भी याद है, शताब्दी पकड़ के मैं अकेले हॉस्पिटल गई। और जब मेरे ऑपरेशन में लेके जा रहे थे, बोले साइन कौन करेगा, मैं कहा मेरे ही करा लो। फिर चाचा ससुर आए थे साइन करने के लिए। ट्यूमर साफ हुआ, लेकिन जो ब्रेन फ्लूइड है वो लीक हो गया पूरा, क्योंकि वो गैप इतना आ गया स्पाइनल कॉलम में। तो जो फ्लूइड दिमाग के पास रहता है, तो फिर बॉडी कोमा में चली गई, क्योंकि ब्रेन आफ्टर ऑपरेशन। तो फिर एक और ऑपरेशन करना पड़ा, उसको पैच करना पड़ा। फिर 3-4 हफ्ते बाद होश आया। तो 200 टाके हैं लगभग पीठ पे, 3 बड़े बड़े ऑपरेशन हैं। जो डिस्क रहती है वो 7 डिस्क काटी है, क्योंकि ट्यूमर साफ करना था। उसके ऊपर फिर वो लोहे का प्लेट नहीं लगा पाए, क्योंकि मेरे को एमआरआई में जाना पड़ता है बार बार, और लोहे का प्लेट लगने से एमआरआई फिर मुश्किल होता है एमआरआई के लिए। और फिर मेरा क्या है कि छाती का निचला हिस्सा पूरा चला गया है, मतलब इसमें सेंसेशन नहीं है, इसे छुएंगे काटेंगे तो पता नहीं चलता है, सुन है। और तभी हो गया था जब ऑपरेशन हाँ, वो उसी वक्त हो गया था। तो जैसे मैं बॉडी का बैलेंस है तो मैं पूरा नहीं ऐसे उठा पाती हूँ, और लंबा बैठते हैं तो इसको जैसे ऊपर लगना पड़ता है ऐसे करके, ताकि ऐसे करके, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर में जो रिब्स हैं वो दिल को दबाने लग जाती है। आधा ही फेफड़ा सांस लेता है, आधा लंग्स पैरालाइज है। और सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे को, ब्लैडर और बाउल नहीं है, मतलब मल और मूत्र की शक्ति नहीं है। तो पानी कब पीना है, बाथरूम कब निकल जाएगा, तो डायपर लगाना पड़ता है। पॉटी करने के लिए अनीमा लेना पड़ता है रोज, तो स्टूल पास होता है। तो अभी नहीं, 22.5 साल से यही नहीं, तब हुआ था वो, अभी भी वैसा ही है। उसमें बॉडी मेंटेनेंस सीखा, फिर लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो एक क्वालिटी बचपन में सीख ली थी वो काम आती है। टाइम घड़ी देख के करते, इतने बजे पानी पिया, इतने बजे डायपर लगाया, इतना देर बाहर रहे। अच्छा। और लगातार एक्सरसाइज करना पड़ा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ा। फिर कितना साल आपको उधर रहना पड़ा? 1.5 साल लगभग लग गया उठ के बैठने के लिए फिर से। आपको कब पता चला कि यहाँ से नीचे तक? पहले ही पता था, फाइनली बता दिया, पहले ही बताया था, जिंदे रहोगे तो ऐसे रहोगे। लेकिन उस वक्त जिंदा रहना था, 2 बेटियां थी, एक बेटी का इलाज चल रहा था, तो जिंदा रहेंगे तो बच्चे देखेंगे। क्या सोच आया आपके मन में? सोच ये आया मैम कि अगर हस्बैंड को भी गोली लग गई लड़ाई में, वो भी ऊपर चले गए, मैं भी ऊपर चली गई, तो बेटियों का क्या होगा। और बेटियों में से एक बेटी तो वैसे ही दिव्यांग बेटी है, तो जिंदा रहना है, बस एक ही बात पता थी कि जिंदा रहना है, जैसे भी है जिंदा रहना है। ऑपरेशन में बेहोशी में भी जा रहे थे तो एक ही ख्याल था कि जिंदा, टांग ले लो लेकिन जिंदा। वो दिया ऊपर वाले ने। मैं तो कहती हूँ मेरी प्रार्थना सुनी। आप भगवान विश्वास करते हो? बहुत बहुत। अब उसका रूप कुछ भी हो, मैं, ईश्वर है, खुदा है, कोई भी है, जो ऊपर की शक्ति है जो हमें संभाल रही है, उस पर विश्वास करती। फिर वहां से निकले 2 साल के बाद मेडिकल? हाँ, लगभग इन आउट करके, एक्सरसाइजेस करा के, बैठना सिखा के। पहले तो हमको सांस लेना भी सीखना पड़ा। हाँ,
क्योंकि लंग्स चले गए तो कितना खींचना है, कितना छोड़ना है सांस। अभी भी मेरे को बीच बीच में ऐसे खींच के और पूरा भरना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी देर बाद ऐसे चक्कर सा आने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने लग जाता है। और ठंड ज्यादा लगता है शरीर में, क्योंकि पीछे गड्ढा है तो सीधा वो हड्डी के ऊपर से हवा लगती है। तो आप हमेशा देखेंगे मैं पीठ के ऊपर कंधे पे 2 लेयर पहनती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो जूता हमेशा एंकल वाला पहनती हूँ, क्योंकि अगर तो सर्दी हो गर्मी हो बड़ा जूता पहनना पड़ता है। तो नए शरीर को सीखा। मेडिकल से घर आए, फिर मेडिकल से फिर जयपुर आए, फिर जयपुर रहे 1 साल माँ के घर। अच्छा। क्योंकि पति का पोस्टिंग नहीं हुआ था, और लड़ाई के मैदान से पोस्टिंग लेके वापस आना कमजोरी समझा जाता है, और मेरी वजह से अगर मेरे पति आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बार भी उनको ये नहीं बोला कि तुम घर आ जाओ, और मैं गर्व महसूस करती हूँ उस बात के लिए। So nice. फिर आज मेरा आपके साथ जो मुलाकात हुआ उसके पीछे तो बहुत बड़ा ये है। उस लाइन में आप कैसे आए? तो उस लाइन में से वही मैं कह रही हूँ, महिलाओं का योगदान बहुत रहा। महिलाओं का योगदान यूँ रहा कि खाना कैसे बनाएगी, इसके पति की दूसरी शादी कर दो, ये बच्चे कैसे पालेगी, इस घर में तो बेटा भी नहीं है, ये बात भी आया? बहुत। मैं समझती हूँ बेटियां थी तो हमारा एक बड़ा अलग सा घर है मैडम। माँ बच्चों को नहलाती है, उनको डायपर पहनाती है, प्रैम में बिठाती है, दूध की बोतल लेती है, खेलने ले जाती है। क्योंकि मेरी बेटियां थी, वो मुझे नहलाती हैं, मुझे डायपर पहनाती हैं, मेरी जिम की प्रोटीन की जूस की बोतल पैक करती हैं, मेरा बैग पैक करती हैं, मुझे मेरी प्रैम में व्हीलचेयर में बिठा के अंतर्राष्ट्रीय में खिलाने ले जाती हैं। हमारे घर में उल्टा है, मुझे बेटियां खिलाने ले जाती हैं, नहीं तो माँ बेटियों को खिलाने ले जाती है। और क्योंकि बेटियां थी हमें पता ही नहीं, उन्होंने मुझे बड़ा किया कि मैंने उन्हें बड़ा किया, वो मुझे नहलाती थी या मैं उन्हें नहलाती थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि बेटियां दी, संवेदना दी, उनके अंदर सेवा भाव दिया। मैं ये नहीं कहती बेटे बुरे हैं, लेकिन जिस शरीर में मैं हूँ शायद मैं सेम जेंडर में कंफर्टेबल ज्यादा रही। हाँ। कपड़े बदलवाना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, पैड भी चेंज करना पड़ता था, तो यूरिन का भी डायपर है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैड भी है। सब बेटी लोग तो कर बेटी लोग देते हैं। होने से तो बहुत मदद मिला। जो अपनी खुद की खून कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकती। जी। फिर ये लाइन में आने के लिए कैसे तो मन ये हुआ? लाइन में ऐसे आए मैम कि जब ये सुना कि मेरे वजह से घर के खर्चे बढ़ गए, मैं बोझा बन गई, तो वो दीपा तो खेलती थी, वो दीपा तो मोटरसाइकिल चलाती थी, अरे बेचारी को तो मोटरसाइकिल के पहिए। लेकिन आप तो पहले से कुछ, तब तो आप हाउस वाइफ थे ना, अब तो कुछ हाँ, लेकिन मोटरसाइकिल तो मैं चलाती ही थी, खेलती थी। बोले अरे ये तो लेकिन मोटरसाइकिल। प्रोफेशनल तो कुछ किए नहीं थे तब तक। प्रोफेशनल नहीं किया कुछ। हाँ। फिर मैंने बोला ठीक है, अब पैसा भी खुद कमाना है, और अगर लोगों को मेरे को मोटरसाइकिल के पहिए पे देखना है तो वापस मोटरसाइकिल के पहिए और कार के पहिए पे भी आना है। और तो पहले एक रेस्टोरेंट खोला आपने? हाँ, मेरे को फिर मेरे हुआ ये कि हमारे हस्बैंड ने फौज छोड़ दिया, ये सोच के कि अब इसको ले लेके हम नहीं जा पाएंगे, प्यार से। हाँ। क्योंकि सोच उनकी ऐसी बना दी लोगों ने कि तुम्हारा तो ट्रांसफरेबल जॉब है, ये इसको लेके कैसे फिरोगे। अच्छा। फिर अभी तो बेटी का भी इलाज चल रहा है, तो इस पे तो बहुत लोड आ जाएगा। विदाउट प्लानिंग उन्होंने आर्मी छोड़ दिया, बल्कि आर्मी में रहते तो सुविधा ज्यादा रहती हमको। हाँ। लेकिन फौज छोड़ दी, और अहमदनगर में फिर एक महाराष्ट्र में जो फार्म हाउस है हमारे इन लॉज का, वहां हम चले गए। वहां चले गए तो वहां पे हमें अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि वो तो रिटायर्ड लाइफ में थे, हम कुछ तो भी बचे अर्न नहीं थे। तो करते वहां थे। पे जो बच्चे किसके साथ खेलेंगे, भाई दादा दादी हैं बस, बराबर के बच्चे नहीं, मेरे साथ बराबर की कोई सहेली हस्बैंड नहीं। कुछ जॉब में? हस्बैंड ने IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग लिया, लेकिन बहुत ज्यादा जॉब किया नहीं। वो उनको कॉर्पोरेट लाइफ ज्यादा जमी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो वहीं से एक छोटा सा गार्डन रेस्टोरेंट खोला मैंने। अच्छा। हाँ, फिर उसमें लोगों ने बोला खाना नहीं बनाएगी, तो मैंने 400 लोगों को खाना खिलाया। लोगों ने बोला
पैसा पति का जाएगा इसके खर्च में, मैंने पति से ज्यादा कमाया। लेकिन फिर भी लोगों ने कह दिया अरे रेस्टोरेंट पे इसको बिठा देते हैं, चला तो पति रहा है, मतलब पीछे से पति चला रहा है। मैं कहा ओ, अब इस शरीर से कुछ करना पड़ेगा, जो मैं करूंगी तो बोलेंगे मैंने किया, पति ने नहीं किया। तो अगर मैं मोटरसाइकिल चला के रिकॉर्ड बनाऊंगी तो वो मैं दिखूंगी, अगर मैं गाड़ियों में रिकॉर्ड बनाऊंगी तो गाड़ी के पहिए पे मैं दिखूंगी। मैं आपको पूछने वाली थी कि जो इतना कुछ आपने किए, जिसके लिए मैं आपके सामने बैठ पा रही हूँ, कि आपके साथ मुलाकात हुआ, इसके आपने कौन सा इंस्पिरेशन, ये तो इंस्पिरेशन ये वाला चला गया। इंस्पिरेशन यही था मैम, जो नेगेटिव ताने आए ना, हाँ वही हर ताने को मुझे पलटना था। आपने खुद खाना बनाते थे तब रेस्टोरेंट? मैं खाना आज भी बनाती हूँ मैम, मेरे से अच्छा खाना आपने कभी खाया नहीं होगा। ठीक है, तरीका अलग होगा, आप खड़े होके ऐसे बनाते हैं, मैं बैठ के ऐसे बनाती हूँ। वो सोच नहीं बदलते हम लोग। फिर ये जो सोच है ना, इसको बदलने के लिए मैंने सोचा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छे परिवार में हूँ, तो मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, तो उन महिलाओं का क्या है। और फिर मेरे को बेटी के लिए भी एक रोल मॉडल बनना था ना भाई, जो चीज मैं सुन रही हूँ इसका मतलब बेटी भी सुनेगी। हाँ। तो बेटी कमजोर ना बन जाए ना। तो अंदर की माँ ने भी बहुत प्रेरणा दी कि बेटी ये ना समझे कि अगर कोई अपंगता है तो उसमें उदास रहना है या ताना सुनना है, तो वो हिम्मत बन के बेटी को भी देना था। तो मुझे लगता है कि मेरा माँ होना मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, और औरत होना उससे भी बड़ी इंस्पिरेशन थी। मेरा आंसर आपसे मिल गया। मैं वो पूछने वाली थी कि इतना कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन क्या, औरत का इंस्पिरेशन वो खुद होती है। बिल्कुल। फिर आपने वो मोटरसाइकिल जब बनाने निकले ना मैम, तब समझ आया कि नीतियां कमजोर हैं अभी दिव्यांग लोगों के लिए। 20 साल पहले की बात है। मोटरसाइकिल कोई बनाने को राजी नहीं, कस्टमाइजेशन कोई करने को राजी नहीं, बना लिया तो लाइसेंस देने को राजी नहीं, लाइसेंस के लिए 19 महीने लड़ाई लड़ी तो फिर इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं, फिर इंश्योरेंस की लड़ाई लड़ी। फिर मैंने कहा ये लड़ाई अब बड़ी हो गई है, मुझे उसमें अपना एक ध्येय, एक उद्देश्य नजर आने लगा। मेरे को डाला नहीं समझ आया, बिटिया को डाला नहीं समझ आया, मुझे दोबारा डाला, फिर समझ आया कि काम कुछ और है, चुना है ऊपर वाले ने। और जब स्वयं ऊपर वाले ने ही चुन लिया आपको, तो फिर तो आपके ऊपर सबसे बड़ा हाथ आ गया ना। तो हिम्मत, बोलते हिम्मत कहाँ से आ जाती है, हिम्मत तो ऊपर वाला दे ही रहा है ना, उसने बोला है ये करना है। और मैं इतनी खुश हुई उस दिन, जिस दिन आदरणीय मोदी जी ने कहा कि पद्मश्री तुम्हें खेलों के लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं दीपा, मेरे हिसाब से तुम्हें मानसिकता बदलने के लिए जो मिला है, लोगों की प्रेरणा बनने के लिए मिला है। तो मुझे लगता है मेरा उद्देश्य कहीं ना कहीं थोड़ा पूरा हुआ है। हालांकि काम बहुत है, बहुत कुछ करना है। खेलों में नीतियां बनी, मैं उसका हिस्सा आपने फिर बनी। खेलना शुरू किया? खेलना क्या, मोटरसाइकिल चलाने के लिए तैरना शुरू किया, बोला एक्सरसाइज कराओ इसकी पानी में। अच्छा। ऐसे तो बॉडी में बैलेंस नहीं है, और जितना पानी में एक्सरसाइज करेगी उतना थोड़ा कंधों में जान आएगी, मूवमेंट आएगा। नहीं तो मोटरसाइकिल में बिठा के चला देंगे तो चक्कर आ जाएगा। पानी में उतरे तो मैं तैर रही थी हाथों से, डूबी नहीं, पैर तो चलता नहीं, बल्कि ये पूरा नीचे खींचता है मेरे को। तो वो हुनर मुझे अपने आप में नजर आया, वो मुझे खेलों में भी ले गया, उससे मेरे कंधों में ताकत आई। मैंने मोटरसाइकिल भी चला के लिम्का रिकॉर्ड बनाया, मैंने गाड़ियां भी हाई ऑल्टीट्यूड में हिमालय में चलाई, रैली भी करी, मैंने रिकॉर्ड भी बनाया। और तैराकी में फिर मैंने इतनी तैराकी करी कि मैंने यमुना नदी बहाव के विपरीत 1 किलोमीटर इलाहाबाद घाट में जाकर, मैंने प्रयागराज बोलते हैं अब हम, हाँ। गऊ घाट पर मैंने फिर वहां पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो मेरा 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैडम एडवेंचर में। ये तो एडवेंचर आपका में रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। और खेलों में फिर क्योंकि मुझे जानकारी होने लगी, तो फिर धीरे धीरे मैंने 40 वर्ष की आयु में अपना रेस्टोरेंट बंद किया, अपना सारा सामान उठाया और मैं दिल्ली आई कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल। आपने जो वो
ये में प्लेस, रहते थे, वहां से वो आप आ सब गए। वहां से बंद किया। एक गाड़ी ली, सूटकेस लिया, मेरी बड़ी बिटिया का ग्रेजुएशन हो गया था तब तक पूना में, हाँ। फिर उसको लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको दिल्ली में एडमिशन दिया, और फिर दिल्ली में एक कमरा लेके मैं वहां रही। तब भी लोगों ने बोला इसको घर से निकाल दिया, ये तो भाग गई। आप दोनों ने एक साथ खेला शुरू किया? नहीं, उसने मेरे से 3 साल बाद। अच्छा। उसका आप ऐसे देखेंगे तो बहुत जल्दी नहीं पता चलता कि उसको ऐसे कपड़े पहने हैं, दुपट्टा डाला है। मैं चाहती थी वो खुद अपना डिसीजन ले कि क्या वो क्षेत्र हाँ। में अपना, क्योंकि जैसे ही आप खेलने आए आपको लोग अपंग बोलेंगे, हाँ। तो चॉइस उसकी होनी चाहिए। वो मेरे साथ मेरी अटेंडेंट बन के जाती थी, फिर वो पूरी बच्चों की वो देखती थी, समस्याएं देखती थी, और साइकोलॉजी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करती थी। इंग्लिश में बैठ के जो रूरल बच्चे थे उनके वीज़ा के फॉर्म भी भरती थी मेरे साथ बैठकर, कंप्यूटर पे भी काम करती थी। फिर धीरे धीरे हमने वेबसाइट देखने शुरू किए, तो यंग बच्चों से, बिटिया से मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखी, उसने मेरे लिए फेसबुक बनाया, मेरे बारे में लिखना शुरू किया, लोगों के सामने मैं आने लगी। वो मेरी बिटिया लाई मुझे। मैम आपने पहला खेला जी, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा। पहली बार तो मैं खेलने गई थी स्विमिंग में 2006 में। अच्छा। मैं कुआलालंपुर गई थी, और कुछ पता नहीं था तब, हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी श्रेणी में हमको एक अटेंडेंट भी मिलता है। तो खुद के खर्चे से पहली बार बाहर गए थे, और वहाँ पे ढेर सारे दोस्त बनाए, और बड़ा ऑड था क्योंकि सारे बच्चे 20 साल, 22 साल, 25 साल, मैं एक 2 बच्चों की माँ, फौजी की बीवी जो इंग्लिश बोलती थी, मैं सबसे अलग। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सबसे मित्रता की, सबको वो जो ढर्रा था वो उसको तोड़ा कि ऐसा नहीं है, मैं भी आप जैसी हूँ। फिर मैंने अपने वो मेम साहब वाले जेवर वेवर सब उतारे, और तब से आज तक मैं यही ट्रैक सूट में रहती हूँ ताकि लोग मुझे खिलाड़ी की तौर पे देखें। 2009 में फिर एथलेटिक्स में मैं आई, फिर 2010 में राष्ट्रमंडल खेल, फिर उसी में मेरे को एशियाई मेडल मिला। मैं भारत की पहली महिला बनी जिसे एशियाई मेडल मिला। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप लाने वाली भी मैं पहली महिला बनी। फिर पैरालंपिक्स से किसी भी स्पोर्ट में सबसे पहला मेडल भारत के लिए महिलाओं का मैं लेकर आई। तो अच्छा लगता है, पहला होना गर्व महसूस होता है, लेकिन पहले होने के साथ बहुत स्ट्रगल भी होता है। इसके बीच आपके फैमिली लाइफ में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ? फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस बस यही हुआ कि पति और पत्नी का समय थोड़ा सा, पहले वो ड्यूटी पे लड़ाई पे रहते थे तो मैं अकेली रहती थी, अब मैं ड्यूटी और खेलों पे रहती हूँ तो वो उधर अलग रहते हैं, लेकिन हम बैलेंस करते हैं। कभी भी अपने मेंटली कुछ अलग सा फील नहीं किए? ऐसा नहीं है मैम, होता है, हम भी इंसान हैं। हाँ। बुरा लगता है, कई बार ख्याल आ जाता है, शादी ब्याहों में जाते हैं। हाँ। मैं इतना नाचा करती थी, मैं बहुत मतलब संगीत, लेडी संगीत में अब तो तो उड़िया में एक टर्म है चुलबुली बोलते हैं हाँ। हम। आप वैसे ही हो, हाँ, आपके बातों से तो लगा। मुझे बहुत डांस बहुत अच्छा लगता है, मुझे घाघरा साड़ियाँ, हाँ, आप लेकिन बहुत अब मैं वो सुंदर चीजें हो। नहीं पहन पाती हूँ, कभी कभी मिस करती हूँ। आप तो लेकिन बहुत चंचल रही होंगी, बहुत जो ज्यादा। मोटरसाइकिल चलाती है, जो स्विमिंग करती है, जो हाँ, खेलती है। लेकिन बस खुशी इस बात की है वो सब चीजें वापस मैंने अपनी जिंदगी में ले आई। वो कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट डिफरेंटली। वही मोटरसाइकिल चलाती हूँ थोड़े बदलाव के साथ, उसमें अब 4 पहिए लग जाते हैं 2 की बजाय। आप अभी भी मोटरसाइकिल चलाते जी हो? हाँ, ये तो शर्त है, वो भी मोटरसाइकिल और मैं भी मोटरसाइकिल, जब तक चलाते रहेंगे शादी चलेगी। नहीं, आपके मन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि भगवान को मैं बोले इससे क्यों किया? भगवान से तो मैं बातें करती हूँ, हाँ, लेकिन अपनी कविता में करना करती हूँ, चाहिए। लड़ती आप हूँ। लिखते, करना चाहिए भगवान के साथ बात। तो मेरी बातचीत मेरी एक कविता में मैं लिखती हूँ, ओ हिंदी की अच्छा। कविताएं लिखती हूँ। शायद आपने सुना भी हो किसी मंच से पहले। लेकिन जो मैं भगवान से शिकायत करती हूँ या बात करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी, मैं तो वीरांगना हूँ, डटकर लड़कर जीत का संकट लूंगी। जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, जिंदगी
तुमने रेत बनाकर दी तो क्या इसे इस मिट्टी में से फिसलने दूंगी। मैं अपने आंसुओं से गूंद कर गागर बना पुनः खुशियों से भर लूंगी। जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या अपनी नैया को भव सागर में डूबने दूंगी। मैं तो वो माझी हूं जो तिनके का सहारा भी ढूंढ लूंगी। जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या इसे प्राणों को हरने दूंगी। मैं तो मीरा हूं, भक्ति की शक्ति से घूंट भर बेअसर कर दूंगी। जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या इसे इस कुर्सी पर घिसटने दूंगी। मैं तो हिम्मत हूं, अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल लूंगी। ये बहुत अच्छा लगता है कि बेशक शरीर आधा रह गया हो, इरादे उससे 10 गुना बढ़े और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर पाए। बिटिया भी एक एनजीओ चलाती है, व्हीलिंग हैप्पीनेस, अच्छा। और बहुत मदद करती है दिव्यांग बच्चों को। छोटे स्तर पे काम कर रही है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट बाद बच्ची में बड़ा कुछ हो कर रही जाएगा। है। और मैं अपना योगदान, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट मुझे ये दायित्व दिया है, जब से दिया है बहुत मेहनत कर रही हूँ मैम, दिल से कर रही हूँ। और उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ इस मंच से। सामंता जी हैं, खासकर आज मैं उड़ीसा में हूँ, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितना भी मीडिया है, जितने भी यहाँ के गवर्नमेंट के सारी फैसिलिटी है, सीएम साहब हैं, सभी का इस मंच से, भुवनेश्वर का, उड़ीसा का पूरा पूरा धन्यवाद है। मैम, आप जब काम शुरू किए, आप बहुत आगे आ गए अभी। आपको आपके लिए मुश्किल मिला या दूसरों को फेस करने के लिए मुश्किल हुआ काम में? इस काम में जब भी आप, जिसके लिए मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैम कुछ मुश्किल तो खुद को भी हुई। अभी भी ऐसा लगता है जैसे अ वुमन इन लीडरशिप रोल, जैसे महिला का टॉप पोजीशन पे होना, तो फिर सबका विश्वास जीतना, सबको लेकर चलना, तो उसमें एक चैलेंज आता है। कई बार लगता है कि शायद सब भरोसा नहीं कर पा रहे हों कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन आप मेहनत करते रहते हैं और दिल लगा के ईमानदारी से काम करते हैं तो दिल ज़रूर जीत लेते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे अपनी जगह लोगों के दिलों में बना पा रही हूँ कि हाँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ। स्ट्रगल था, लेकिन कुछ रास्ता दिखने लगा है। पहले जैसे बोलते थे, दूसरे दूसरे वर्ड यूज करते थे, आजकल वो नहीं, वर्ड अभी भी तो नहीं, दिबांग बोलते भाषा में हैं। भी मीडिया भी बहुत बदलाव आ गया है। हाँ। मीडिया की अप्रोच में बहुत बदलाव आ गया है। तो आप कहते ना, जो जैसा दिखेगा, अब जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं, इसको 10 लोग देखेंगे तो अवेयरनेस आती है। जी। तो बहुत बड़ा धन्यवाद है। अब तो सोशल मीडिया भी बहुत पावरफुल है, हाँ। लेकिन मेरा यही अपील है कि उसका सकारात्मक उपयोग हो, हाँ। उसको नेगेटिव तरीके से उपयोग ना किया जाए। आप अपने आगे आने वाले दूसरे दिव्यांगों को क्या बोलना मैं चाहोगे? उनको यही बोलूंगी कि अपने अंदर ज़रूर एक हुनर पैदा करिए, और ये ज़्यादा सोचिए कि आप अपने को काबिल बनाकर देश को क्या दे सकते हो, समाज को क्या दे सकते हो। तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इतनी बुलंदी अपने अंदर लाइए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर सीखिए। मैंने सीखा, मैंने तैरना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, मैंने गाड़ी चलाकर भी स्पॉन्सरशिप हासिल करी, मैंने तैराकी करके लिम्का रिकॉर्ड किया। जब जब मैंने ये सारे इवेंट किए, मुझे ज़रूर कैश अवार्ड मिला, पैसा मिला, तो मैंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। जब मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनी, वहाँ से मैंने 4 पैसे कमाए। फिर मैंने नीतियों पे काम किया, नीतियाँ जब बन गई तो फिर मुझे कैश अवार्ड अपने मेडल के लिए मिलने लगे। कहाँ तो मेरे बैंक में 5,000 रुपये नहीं होते थे, कहाँ मुझे सरकार ने करोड़ों रुपए दिए। तो आप कुछ हुनर मेहनत से करेंगे। अगर मैंने एथलेटिक्स भी किया तो कभी मैंने जैवलिन किया, कभी शॉट पुट किया, कभी डिस्कस किया। जैसा जैसा इवेंट आया वैसा वैसा मैंने सीखा, और मैंने तो 40 वर्ष के बाद सीखा। तो आप सीख सकते हैं, और आप ज़रूर, एक महिला जब कर सकती है जिसका छाती का निचला हिस्सा कुछ काम नहीं करता, तो आप भी हुनर सीखिए और देश के नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दीजिए।
मैम हम जब मानसिकता का बात करते हैं, आप जब शुरू किए थे तब का मानसिकता अभी का, आप क्या चेंज देख रहे हैं अपने आप में? एक्चुअली जब भी मैंने खेलना शुरू किया तो मैंने इसी भाव से शुरू किया कि मैं ये तो बदल दूंगी लोगों की कि व्हीलचेयर पे बैठी बीमार महिला है। व्हीलचेयर पे अगर मुझे लोग देखेंगे तो फिर खिलाड़ी के रूप में देखेंगे। आप तब भी वो सोचे थे? बिल्कुल उसी सोच से निकली थी, मानसिकता बदलने निकली थी। आज भी कोशिश वही है। तब भी कुछ डर नहीं था मन में कि डरती मेरे से नहीं। होगा या नहीं? नहीं, सेल्फ डाउट कभी नहीं किया, कभी नहीं था। अपने अंदर भरोसा कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर दीपा ने ठान लिया है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से मैं कभी नहीं डरी। मैम वही जो आपके अंदर आया वो कहाँ से आया? मुझे लगता है बहुत श्रेय माँ बाप को दूंगी, और ये हर महिला का दायित्व बनता है कि वो अपने चारों तरफ परिवार में, अपने बच्चों में, चाहे वो विवाहित है तो बच्चे हैं या नहीं है, लेकिन महिला समाज का एक ऐसा अंग है जो किसी ना किसी की बहन है, माँ है, पत्नी है, दोस्त है, वो अभिन्न अंग है समाज का। तो जब महिला अपने अंदर की आत्मविश्वास को दूसरों में डालेगी, तो वो कहते हैं ना कि एक माँ जब एक लड़की किसी घर में होती है तो अगले 7 जनरेशन को वो उद्धार करके जाती है। आपको तो ऐसा लग रहा है आप एक महिला हो इसीलिए आप इतना कुछ कर गए, अगर महिला नहीं होती शायद कुछ पर ऐसा? हैरानी की बात यह है कि महिला होते हुए जो काम मैंने किए हैं वो तो सब आदमियों वाले हैं। मोटरसाइकिल चलाना, नदी में कूद जाना, खेलने निकल जाना। तो कहने का अर्थ यह है कि अब समय आ गया है कि हम महिला पुरुष की भावनाओं को, इच्छाओं को, उनके शौक को, उनके खेलों को कोई भी लिंग ना दे। जो कॉमन इंग्रेडिएंट है ना मैम, वो मुझे लगता है आत्मविश्वास, सीखने की जिद और मेहनत कर गुजरने का जज्बा। उसके बाद महिला पुरुष हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको कभी लगा नहीं फिर भी आपको कुछ कुछ सुविधाएं मिला, ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जिनको कुछ सुविधाएं मिलता भी नहीं, आप क्या बोलेंगे? मैम हम रूरल वर्कशॉप्स करते हैं, मैं अपनी बिटिया के साथ जाती हूँ। उदासी की बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके हक क्या है, पॉलिसी में उनके लिए सुविधा क्या है। हाँ। अवेयरनेस की कमी है। मुझे लगता है आज जो सरकार की नीतियां हैं उसमें हर दिव्यांग व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, उसके लिए एजुकेशन भी है, उसके लिए, लेकिन उसको मांगने, पहचानने और उसकी अवेयरनेस की जरूरत है, और खुद निकल के आके दिव्यांग को हिस्सा बनने की जरूरत है। मैं फाइनली मैम यही बोलूंगी, सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी कि आप जो महिलाओं के लिए कर रही हैं, जो ये बातें आगे ला रही हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे से ही सीखता है। मैंने भी कुछ मेहनती महिलाएं देखी होंगी अपनी माँ में, अपनी सास में, तभी तो मैं आज यहाँ हूँ। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन काइंड है। तो आई होप कि इस वार्तालाप से कुछ महिलाओं ने कुछ सीखा होगा, कुछ दिव्यांग व्यक्तियों के दिल को ये बात लगी होगी, उनके अंदर हिम्मत जगी होगी कि जिंदगी एक ऐसा त्योहार है जिसे हम रोज मना सकते हैं। तो प्लीज जागिए, जिए और त्योहार मनाइए जिंदगी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और कुछ ना कुछ हुनर को सीखते रहिए। सो नाइस। दीपा मलिक, एक लाइन में हम क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसी महिला जिसे खुश रहने की बीमारी है। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ସମୟ ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବ। କହିଥିଲି ମୁଁ, ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୀପା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ହୃଦବୋଧ ହେଇଥିବ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ରହିଲି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ନମସ୍କାର।